Hello students, welcome again in our YouTube channel Prime Science. Today in this video we will explain worksheet 26 and this is about respiration in humans of chapter 6 life processes. In this topic we learn about respiratory organs in human and their functions. Main organs are nasal passage, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveolar sac. You can see alveoli in this structure. Now we learn function of those organs one by one. We start from nose. Nose is the most respiratory organ of respiratory system. Nose possesses a couple of exterior nostrils. Tiny hair follicles cover the interior lining of nostrils and acts as body defense against foreign pathogens and provide additional humidity for inhaled air. नोज़ हम आसानी से बाहर से देख सकते हैं और इसमें दो नोस्ट्रिल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं. इनसाइड द नोज देयर आर टिनी हेयर्स, छोटे छोटे बाल होते हैं. म्यूकस ग्लैंड्स होती है जो म्यूकस सीक्रेट करती है. ये टिनी हेयर्स और म्यूकस बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पैथोजेंस विच आर हार्मफुल टू अस, उनको रोक देते हैं, उनके लिए एक बैरियर का काम करते हैं ताकि फ्रेश एयर हमारे अंदर सांस के रूप में जा सके. नेक्स्ट इज लैरिंग्स. लैरिंग्स टर्म्ड एज एडम्स एप्पल और द voice box. It is the portion which rise and falls during swelling of food particles. लैरिंग्स को हम स्वरयंत्र भी कहते हैं. जब हम खाना खाते हैं या बोलते हैं तो हम इसे बाहर से हाथ लगाकर भी आसानी से इसकी मूवमेंट को ऊपर नीचे होते हुए देख सकते हैं. हम देखते हैं जो नेजल पासेज है, नेजल पासेज हम बाहर से देख सकते हैं. लैरिंग्स जो विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर ये जो आपको एक एप्पल की जैसी स्ट्रक्चर दिखती है जिसे हम एडम्स एप्पल या वॉइस बॉक्स कहते हैं, इसे स्वरयंत्र कहते हैं. थर्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज फेरिंग्स. द नेजल चैम्बर्स ओपन अप इनटू ए वाइड हॉलो स्पेस टर्म्ड एज फेरिंग्स. जो हम सांस लेते हैं नेजल पास से और जो हमारा नोस्ट्रिल्स हैं वो अंदर जाकर के फेरिंग्स में ओपन होते हैं. इट इज़ कॉमन पाथ फॉर बोथ एयर एंड फूड. ये भोजन और गैस दोनों के लिए एक कॉमन पाथ है. इसी के अंदर से हमारा भोजन जाता है और इसी के अंदर से एयर पास होती है. इट फंक्शंस बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू विंड पाइप. इसका जो मेन फंक्शन है वह है कि खाना खाते समय खाने की एंट्री को श्वास नली में रोकना, श्वास नली में खाने को जाने से रोकना. हम देखते हैं गले के अंदर एक मांस का सा टुकड़ा लटका होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं. एपिग्लोटिस कार्टिलेज का बना होता है और यह लैरिंग्स और ओइसोफेगस के बीच में स्विच का कार्य करता है. जब हम खाना खाते हैं तो यह लैरिंग्स के ऊपर आ जाता है और विंड पाइप में खाने को जाने से रोकता है. नेक्स्ट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया ऑल्सो नोज एज विंड पाइप, श्वास नली. विंड पाइप बिलो द लैरिंग्स मूव्स डाउन टू द नेक. लैरिंग्स के नीचे गर्दन में नीचे की तरफ होता है और फेफड़ों तक जाता है.
यह सी शेप्ड की कार्टिलेज रिंग से बना होता है। इसके अंदर सी शेप की कार्टिलेज रिंग होती हैं जो इसको पिचकने से भी रोकती हैं और इसकी शेप को बनाए रखती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप होता है, जिसकी सहायता से अंदर सांस में जाने वाली एयर हमारे फेफड़ों तक पहुँचती है। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। वेन ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है? जो विंड पाइप है। विंड पाइप लंग्स के पास जाकर के दो ब्रांचेज में स्प्लिट हो जाता है। एक लेफ्ट लंग में जाता है, दूसरा राइट लंग्स में एंटर करता है। जब ट्रैकिया दो ब्रांचेज में स्प्लिट हो जाता है तो इन ब्रांचेज को हम ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद ये ब्रोंकाई भी अन्य छोटी छोटी ब्रांचेज में मॉडिफाई हो जाते हैं। इन छोटी ब्रांचेस को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। सबसे पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया से जब दो शाखाएं बनती हैं उसे ब्रोंकाई, और उन ब्रोंकाई से जब अन्य शाखाएं निकलती हैं तो उन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और लास्ट में जाकर के ये ब्रोंक्यूल्स एक बैलून के जैसी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक बैलून के गुब्बारे के जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हें हम एल्वियोलाइज कहते हैं। नेक्स्ट इज एल्वियोलाई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई? एल्वियोलाई आर सिंगल सेल्ड थिन वॉल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद एयर। जब सांस नाक से होती हुई विंड पाइप, विंड पाइप के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद लास्ट में एल्वियोलाइज में पहुंचती है। एल्वियोलाइज में इसकी जो कोशिका है, ये सिंगल कोशिका से एल्वियोलाई बनी होती है और इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, और उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें इम्प्योर ब्लड आता है। हार्ट से इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है और इम्प्योर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाइज में आ जाती है, और एल्वियोलाइज में जो प्योर ऑक्सीजन होती है वह ऑक्सीजन ब्लड में जाकर ब्लड को ऑक्सीजन रिच कर देती है, मतलब ऑक्सीजन समृद्ध कर देती है, जिससे ब्लड प्योर हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि यह प्रोसेस गैस का जो एक्सचेंज होता है यह कैसे होता है। यह देखिए, यह है एल्वियोलाई जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह ब्लड वेसल्स है जिसमें इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड में हमेशा ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कम होती है और CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जो ये एरो नीचे की तरफ है यह कम कंसंट्रेशन को दिखाता है, और एरो जो ऊपर की तरफ है वह किसी भी चीज़ की ज़्यादा कंसंट्रेशन को दिखाता है। तो जो ऑक्सीजन एल्वियोलाइज तक पहुंची है, जो हवा एल्वियोलाइज तक पहुंची है, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बल्कि CO2 की कंसंट्रेशन कम है। और इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, जिसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है। डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ मैटर्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूव करना ही डिफ्यूजन कहलाता है। अब यहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो ऑक्सीजन यहाँ से इम्प्योर ब्लड में पास हो जाती है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी कम ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूव कर जाती है। अब ब्लड में ऑक्सीजन मिल चुकी है और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी निकल चुकी है। बाद में इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एक्सहेलेशन करते हैं उसके द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से एल्वियोलाइज और ब्लड वेसल्स में गैसों का आदान प्रदान एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स इज द
main center of respiration in humans. It is located in thoracic cavity of chest near backbone, either side of hearts. ये हमारी बैकबोन और हार्ट्स के दोनों तरफ होते हैं। लंग्स श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमंस में मेन सेंटर हैं, मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं। ये एक पेयर होते हैं, इनका एक पेयर होता है, संख्या में मतलब 2 होते हैं। ये स्पॉन्जी होते हैं और इनमें मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान होता है। जो आपका राइट लंग्स है वह लेफ्ट लंग्स से साइज में हल्का सा बड़ा होता है। आप देख सकते हैं ये वाला जो लंग्स है इस वाले लंग्स से थोड़ा सा छोटा है, यह वाला लंग्स थोड़ा बड़ा है, साइज में भी और वॉल्यूम में भी। नेक्स्ट, इन रेस्पिरेशन देयर आर मेन 2 प्रोसेसेस, फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड अनदर एक्सहेलेशन। We observe some movements in thoracic cavity, ribs and diaphragm during inhalation and exhalation. Now we discussing about the movements of thoracic cavity, ribs movement and diaphragm movements. जब हम सांस अंदर लेते हैं या सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे thoracic cavity मीन्स चेस्ट, रिब्स जो हमारी पसलियां हैं और डायफ्राम जो आप ये ब्लैक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसे हम डायफ्राम कहते हैं। इनमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं, हम उन मूवमेंट्स के बारे में एक बार यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जब इनहेलेशन होता है तो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड, जो हमारी वक्ष गुहा है, जो हमारे लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, वो बाहर की तरफ खिंचते हैं, बाहर की तरफ फूलते हैं। ये एरो आप देख रहे हैं, ये एरो, ये दोनों एरो, इसको जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की तरफ हमारी पसलियाँ निकलती हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वो फूलते हैं, हमारी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ उसमें फुलाव आता है। लेकिन एक्सहेलेशन में जो थोरेसिक कैविटी है मीन्स जो वक्ष गुहा है वो सिकुड़ती है, पिचकती है। आप इसे आसानी से अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिब्स लिफ्ट अप, जो पसलियां हैं उन पे आप सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय आसानी से हाथ लगाकर देख सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां बाहर की तरफ आती हैं, लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वह पसलियां अंदर की तरफ पिचक जाती हैं। अगला है डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप। जब हम सांस लेते हैं तो जो यह डायफ्राम है जो आपको डोम, गुंबद की तरह दिख रहा है, वह नीचे फ्लैट हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ऊपर से जब सांस आ रहा है, फेफड़े में सांस भरता है तो नीचे की तरफ डायफ्राम पे भी प्रेशर आता है और यह फ्लैट हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायफ्राम बिकम्स डोम शेप। दोबारा से जब पसलियाँ पिचकती हैं और जब फेफड़ों के अंदर से वायु, एयर बाहर निकलती है तो जो ये पहले फ्लैट स्ट्रक्चर में था, फ्लैट हो गया था इनहेलेशन में, वो दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करता है और दोबारा से डम शेप में, गुंबद के आकार में आ जाता है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर्स द लंग। जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है आयतन, मतलब उनके अंदर ज़्यादा हवा भरी जा सकती है। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उनके अंदर ऑक्सीजन एंटर करती है, एयर एंटर करती है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने में जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, उसके अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाता है और जो एयर है एग्जिट फ्रॉम लंग, वो लंग से बाहर निकल जाती है। स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स टॉपिक
There are 5 questions. First is, what is the function of alveoli? We already discussed in this video. Second, name the site for gaseous exchange. Already discussed. What is the site of gaseous exchange? This is alveoli. Third, differentiate between inhalation and exhalation. अब बहुत अच्छी तरह से अभी हम लास्ट में इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से आप इसे आसानी से देखकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमने अभी पीछे बहुत सारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम डिस्कस किए हैं, वहाँ से देख करके आप इस डायग्राम को बना सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर स्टोमक ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशंस. मीन्स आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हुए अपने स्टोमक की, अपने पेट की मूवमेंट नोट करनी है और उसे नोट करना है और उसके पीछे क्या रीजन्स हैं वो भी डिस्कस. स्टूडेंट्स, दिस वाज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can write us in comment section. If this video is helpful to you, please subscribe our channel for next video updation and like this video or share with your friends for their help. Thank you.